हेलो एवरीवन। आप सभी का लर्नो स्मार्ट चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है शिव तिवारी और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में चल रही होगी। सो अभी जो 26 सितंबर को टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था। हम लोग आज उस एग्ज़ाम का जो जीके वाला सेक्शन था जिसमें टोटल जीके के 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। सो उसका एनालिसिस कवर करने वाले हैं। सो देखेंगे हम लोग कि इस पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए थे, साइंस से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। सो देखिए, अगर मैं एग्ज़ाम के बारे में बात करने जाऊं तो आप सभी को मालूम है कि ये जो टेरिटोरियल आर्मी का पेपर होता है, इसमें 42 ईयर्स की एज तक के लोग अलाउ होते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने पेपर दिया था, लेकिन अगर हम लोग देखें तो जो वहाँ पर अटेंडेंस, वो बहुत कम अटेंडेंस थी। मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया हुआ था, मेरा सेंटर पुणे में था। और पुणे में देखा जाए तो अराउंड 500 के समथिंग स्टूडेंट आए हुए थे, जबकि वहाँ पर जो स्टूडेंट एक्सपेक्टेड थे, मोर देन 2000 कैंडिडेट का वहाँ पे सेंटर था। बट अराउंड अगर हम लोग देखें तो 60% जो कैंडिडेट थे वो अपसेंट थे। तो लगभग ओवरऑल इंडिया में भी देखा जाए तो यही क्रम रहा हुआ है इस टीए के एग्जाम में। क्योंकि एक तो सबसे बड़ा कारण ये था कि पैन इंडिया में जो इसके सेंटर थे वो बहुत ही लिमिटेड सेंटर होते हैं। और दूसरा एक और सबसे बड़ा इशू था कि इसमें एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले मेल भी आया था और उन्होंने कंपलसरी बोला था कि हर एक कैंडिडेट को, अगर आपने 2 वैक्सीन भी ली हुई हैं तो भी आपको आरटीपीसीआर जो रिपोर्ट है वो देनी पड़ेगी। तो कुछ बच्चों ने तो इस वजह से छोड़ दिया, लेकिन वहाँ पर जब सेंटर में एक्चुअली में जाकर के हमने देखा तो आरटीपीसीआर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं था, ना ही उन्होंने चेक तक नहीं किया। मैंने भी जस्ट एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही आरटीपीसीआर तैयार कराया, बट वहाँ पर किसी ने भी चेक नहीं किया। सो जिन बच्चों ने आरटीपीसीआर ना होने की वजह से इसको छोड़ा तो वो थोड़ा ज़रूर पछताएंगे। बाकी पेपर की अगर हम लोग बात करने जाएं तो पेपर ओवरऑल अच्छा था। बस थोड़ा जो क्वांट का सेक्शन था वो मुझे डिफिकल्ट लगा, क्योंकि बाकी सभी सब्जेक्ट पर मेरी कमांड ठीक है, बट क्वांट इतना प्रैक्टिस में नहीं है, इस वजह से क्वांट का सेक्शन मुझे थोड़ा सा टफ गया। तो अगर क्वांट के सेक्शन को मैं देखूं कि अगर वहां पर बेटर मार्क आते हैं तो उम्मीद है कि इस बार जो ये प्री एग्जाम है वो डेफिनेटली निकल जाएगा और एसएसबी के लिए कॉल आ जाएगा। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। और सभी को मालूम है कि हाँ, दूसरी एक दो चीज़ें और है इसमें कि इस बार पेपर में थोड़ी सी मिस्टेक्स थी। मिस्टेक्स इन द सेंस किस तरीके से मिस्टेक्स थी कि इसमें इन्होंने जो नंबरिंग की हुई थी सेक्शंस की, वो A1, A2, A3 और A4 करके इस बार नंबरिंग हुई थी। लेकिन एक्चुअल में जो पहले सेक्शंस आया करते थे वो कैसे आया करते थे, A B C D करके। तो एक बार तो सेक्शन को लेकर के थोड़ी सी मिस्टेक्स थी इस बार पेपर में देखने को मिली। और दूसरा, इन्होंने क्या किया था कि जब हम लोग अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, यानी कि जो हम डीओबी लिखते हैं, तो इन्होंने जो सैंपल दिया हुआ था वहां पे अलग दिया था कि आप पहले डेट डालिए, फिर मंथ डालिए और फिर ईयर डालिए। लेकिन जब आप ओएमआर सीट में फिल कर रहे थे तो वहां पर पैटर्न डिफरेंट दिया था कि उसमें कैसा था कि पहले मंथ फिल कीजिए, फिर डेट फिल कीजिए और उसके बाद ईयर फिल कीजिए। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे बच्चों से मिस्टेक हुई है। तो उसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने बोला है कि उसको कंसीडर किया जाएगा। और दूसरा, ये जो पेपर है आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर आपके 4 सब्जेक्ट रहते हैं। जो 50 क्वेश्चंस है, 50 क्वेश्चंस का यहाँ पे आपका जीए का सेक्शन रहता है। इसी तरीके से जो 50 क्वेश्चंस है वो आपका रीजनिंग का पार्ट रहता है। और 50 का आपका इसमें मैथ का सेक्शन रहता है। और 50 का आपका इंग्लिश का सेक्शन रहता है। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस में अगर मैं बात करने जाऊं तो यहाँ पर क्वेश्चंस में भी मिस्टेक थी। एक दो क्वेश्चन मैथ में हम लोग देख सकते हैं, इसी तरीके से रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे उसमें भी एक दो क्वेश्चंस में यहाँ पर मिस्टेक थी। इंग्लिश में भी एक सिनोनिम एंटोनिम वाला ऐसे ही क्वेश्चन गलत था। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं या क्या किया जाता है। वो टेरिटोरियल आर्मी को ऑलरेडी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी गई है कि इन क्वेश्चंस को कंसीडर किया जाए, तो या तो इनको कैंसिल किया जाए या फिर इनका एडिशनल ग्रेस मार्क दिया जाए। ठीक है।
तो क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक थी, जो सेक्शन वाला इशू था मैंने वो आपको बता दिया, और जो डेट ऑफ बर्थ वाला पार्ट था वहाँ पे भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई थी। सो उन्होंने उसको भी चेंज करने के लिए, करेक्ट करने के लिए बोला हुआ था। और यहाँ पर एक और चीज़ मेरी माइंड से रह जा रही है, और मुझे अगर याद आती है तो मैं ज़रूर आपको एनालिसिस के साथ बताता जाऊँगा। जी हाँ, मुझे याद आ चुका है पॉइंट। तो पॉइंट ऐसा है कि पहले जो निगेटिव मार्किंग थी, देखिए हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का था, कि अगर आपने सही किया है तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और अगर आपने गलत किया है तो निगेटिव मार्किंग पहले 0.33 हुआ करती थी। लेकिन इस बार जो नेगेटिव मार्किंग थी वो याद रखिएगा कि 0.50 की नेगेटिव मार्किंग थी। तो इस बार निगेटिव मार्किंग बढ़ा दी गई है, यानी कि इस बार अगर आप रिस्क लेकर के तुक्का मारते हैं तो आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी के तो समान था। तो जो करना था वो सिर्फ सही करिए, और अगर आपको बहुत ही लगता है मतलब कि हाँ ये क्वेश्चन जो है मैं इस पर श्योर हूँ और रिस्क लेना चाहिए तो ले सकते हैं। अदरवाइज निगेटिव मार्किंग हाई थी तो रिस्क लेने जैसा यहाँ पर अब सिचुएशन नहीं थी, ठीक है। सो इस सेशन में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो जीके के टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करने जाएंगे, और देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए थे। और कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है, तो आप जरूर बताइएगा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया, और आप कितना तक उम्मीद लेकर के चल रहे हैं इसमें। क्योंकि इसमें जो इंडिविजुअल आपको मार्क्स लेके आने थे हर एक सब्जेक्ट में, वो 40 मार्क्स, यानी कि इंडिविजुअल अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपका 40% होना चाहिए इंडिविजुअल। और अगर हम लोग ओवरऑल की बात करने जाएं तो ये जो ओवरऑल है आपके सभी में कितना आना चाहिए, 50%, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई पाए जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि द एग्जीक्यूटिव पावर रिलेटेड टू कॉन्करेंट सब्जेक्ट रिमेन विथ। तो हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। जब भी हम लोग 7वें शेड्यूल की बात करते हैं, आई होप कि आपने 7वीं अनुसूची के बारे में पढ़ा होगा। तो जब भी हम लोग अनुसूचियां पढ़ते हैं, शेड्यूल्स पढ़ते हैं, तो उसमें एक आप शेड्यूल पढ़ते हैं दैट इज द 7th शेड्यूल। और 7th शेड्यूल में आपकी 3 लिस्ट डिफाइन की गई है। तो एक होती है आपकी यूनियन लिस्ट, जिसमें केंद्र सरकार अपने कानूनों को बना सकती है। दूसरी होती है आपकी स्टेट लिस्ट, और तीसरी होती है आपकी कॉनकरेंट। तो कॉनकरेंट लिस्ट की अगर मैं बात करने जाऊं तो यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानूनें बना सकती हैं। और ये हमने जो बोरो की हुई है ये ऑस्ट्रेलिया से बोरो की गई है। और यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर जाते हैं वो किसके तरफ चले जाते हैं, तो याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। तो कॉन्करेंट जो लिस्ट होती है, समवर्ती सूची होती है, यहाँ पर जो मैक्सिमम राइट दिए गए हैं वो सेंटर को चले जाते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था पनामा नहर के बारे में। सो ये ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ा होगा उनसे तो ये क्वेश्चन किसी भी हालत में गलत नहीं हो सकता, ठीक है। सो आप सभी जानते हैं कि जो पनामा नहर है ये किसको जोड़ने का काम करती है, पैसिफिक को। जैसे आप पढ़ते हैं किसको, सुएज कनाल, ठीक है। तो जब आप सुएज कनाल को देखते हैं तो आप इंडियन ओशियन और किसको कनेक्ट करने की बात करते हैं, अटलांटिक को, ठीक है। तो आप वहां पर पढ़ते हैं कि जो आपका रेड सी है वो कैस्पियन सी के साथ जोड़ देती है। अभी सॉरी, वहां पर मेडिटेरियन सी के साथ जोड़ने का काम करती है। अब यहाँ पे देखो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, पनामा नहर के बारे में। तो पनामा नहर जब आप नॉर्थ अमेरिका का पार्ट देखते हैं, और जब आप साउथ अमेरिका का पार्ट देखते हैं, तो देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में यहाँ पर एक पनामा नहर का निर्माण किया गया है। तो ये जो आपका अटलांटिक ओशियन है और यहाँ पर जो आपका पैसिफिक ओशियन पड़ता है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सेकंड करेक्ट था। अब तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन। यानी कि प्राचीन मानव ने, या मानव की अगर हम लोग बात करने जाएं तो इनके द्वारा सबसे पहला मेटल कौन सा यूज किया गया था, इसके बारे में आपको बताना था, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कौन सा है, कॉपर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ब्रॉन्ज बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं कि ये याद रखिएगा सबसे पहले कॉपर के बारे में ही जानकारी मिली थी। और आप जब पढ़ने जाते हो प्राचीन भारत को, तो आप किस तरीके से डिवाइड करते हो, तो सबसे पहले आप देखते हो स्टोन एज, उसके बाद आप देखते हैं दैट इज द ब्रॉन्ज एज, और थर्ड कौन सा होता है आपका, आयरन एज, ठीक है। तो जो सबसे पहला आपका था मिनरल, वो याद रखिएगा मेटल, वो कौन सा था, कॉपर का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन छाबर पोर्ट के बारे में पूछा गया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। और आप ये जानते हैं कि ये जो पोर्ट है आपका बंदरगाह है, ये 3 देशों के लिए व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका इसमें ईरान आता है,
दूसरा इसमें आप अफगान के बारे में भी पढ़ते हैं, बट अफगान में तो अभी आपको मालूम है कि जो तालिबान है उसने कब्जा कर लिया है और जो वहाँ पे डेमोक्रेटिक सरकार थी उसको खत्म कर दिया है। और तीसरा कंट्री है आपका इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जो छाबर पोर्ट है याद रखिएगा, ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट जो है वो कौन पब्लिश करता है। सो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, लेकिन जो बच्चों को कंफ्यूजन गया है दो ऑप्शंस में, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर याद रखिएगा, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो जो आईएमएफ है याद रखिएगा, आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए है, और क्रिस्टलाइन जॉर्जीवा इसकी जो अध्यक्ष है। और ये जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफिकल्टी आती है तब कंट्रीज को लोन अलोकेट करने का काम करता है। तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट है ये आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, अब जो सबसे ज्यादा यहाँ पर डाउट है वो आपके किस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में, क्योंकि वेरियस प्लेटफॉर्म पर देखोगे तो कुछ यहाँ पर लोग हैं जो इसका आंसर सी बता रहे हैं और कुछ इसका आंसर डी बता रहे हैं। ठीक है, तो मैं अभी अगर बात करने जाऊँ तो एक्चुअली इसको होल्ड पे रखने जाऊंगा। इसमें यूट्रोफिकेशन प्रोसेस पूछा गया है, तो यूट्रोफिकेशन के लिए अगर हम लोग बात करने जाएं तो डी इसमें जो आंसर है वो सबसे ज्यादा और सटीक बैठता है कि इज करेक्टराइज्ड बाय अ रैपिड एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज विद द मिनरल एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि एक्चुअल इसमें क्या आंसर है, क्योंकि अगर इसका देखा जाए तो इसमें ऑप्शन सी भी करेक्ट लग रहा है और डी भी करेक्ट लग रहा है, बट आई विल गो विद द डी। ठीक है, सो ऑप्शन डी इसका सही है, बट देखा जाएगा कि अभी फाइनल जब आंसर की आती है तो आंसर क्या होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज नॉट अ डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी आई होप कि आप सभी जानते हैं कि जो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये हमारे संविधान के किस में डिफाइन किए गए हैं, भाग 4 में डिफाइन किए गए हैं। आर्टिकल भी आप जानते होंगे कि 36 से लेकर के कहाँ तक हैं, इसमें जो आर्टिकल हैं वो आपके कहाँ तक हैं, तो याद रखिएगा दैट इज 51 तक। और ये हमने बोरो कहाँ से किया है, तो सभी जानते होंगे कि हमने आयरलैंड यानी कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, देखिए अगर मैं नॉट पूछा गया सबसे पहले पॉइंट तो ये भी डीपीएसपी है, ये भी डीपीएसपी है, ये भी डीपीएसपी है। इसमें जो टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, तो ये अगर हम लोग बात करने जाएं सो इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो हमारे जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं उन 11 मौलिक कर्तव्यों में से एक कर्तव्य है कि हमें साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए। ठीक है, लोगों में अपनी वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर निकल जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखने जाएं तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि इन अ प्रेशर कुकर कुकिंग इज फास्टर बिकॉज द इंक्रीज इन द वेपर प्रेशर। ठीक है, तो जब वेपर प्रेशर बढ़ जाता है तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इसका जो ये बॉइलिंग पॉइंट है ये याद रखिएगा इसको क्या कर देता है, बढ़ाने का कार्य कर देता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बहुत ही सिंपल चीज पूछी गई है कि द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज रेपुटेड टू हैव बिल्ड द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल्स। तो देखिए अगर हम लोग बात करने जाए, कनाल्स का जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था वो गयासुद्दीन तगलक के द्वारा शुरू किया गया था। तो सबसे पहले कनाल्स में इरिगेशन में इंप्रूवमेंट में काम जो करता है गयासुद्दीन तुगलक करता है। ठीक है, इल्तुतमिश करने जाए तो ये तो जो आप एकता प्रणाली की बात करते हैं उसको लेकर के आता है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, दूसरा सिकंदर लोधी, तो ये आगरा शहर की स्थापना करता है और गजे सिकंदरी मापक यंत्र को इंट्रोड्यूस कर देता है, ये भी नहीं है। तो जो सबसे ज्यादा कनाल्स को कंस्ट्रक्शन में काम जाता है वो किसको जाता है, फिरोज शाह तुगलक, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, कजिन ब्रदर था। तो इसने एक तो बहुत सारे शहरों की भी निर्माण स्थापना की, माना जाता है लगभग इसने 4000 शहरों की स्थापना की। अशोक के 2 शिलालेख भी ये स्थापित करके दिल्ली लेके गया था, तो एक मेरठ का और एक आपका टोपरा का। ठीक है, जो शिलालेख है वो दिल्ली लेके चला गया था। और दूसरा याद रखिएगा कि इसने जितने भी कर थे जो इस्लाम के शरिया नियम के अनुसार बेहतर बेहतर नहीं थे उनको बंद कर दिया था और उनकी जगह नए करों को इसने लागू किया। तो फिरोज शाह तुगलक जिसने सबसे ज्यादा याद रखिएगा कि सिंचाई पर ध्यान दिया, इसलिए बहुत सारे नहरों का निर्माण किया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें पहला हमारा जो स्वदेशी इंडिजेनियस पूछा गया था सुपर कंप्यूटर नाम क्या है,
जो विजय भटकर के द्वारा डेवलप किया गया था। तो इसका नाम परम है और ये आपके जो बॉडी है सीएसओ, इसके ऑफिस में रखा गया था कोलकाता में। और अभी सीएसओ का नाम क्या हो चुका है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर है याद रखिएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया 11 में कि आ डाटा वेयर हाउस इज ऑलवेज। तो जो डाटा वेयर हाउस होता है ये क्या होता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विच मुगल किंग ट्राइड टू स्टॉप प्रैक्टिस ऑफ सती सिस्टम। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करने जाऊं तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग इसको लेकर के कंफ्यूज हैं। देखिए, सती प्रथा को आप जानते हैं कि अगर आधुनिक भारत में देखा जाए 19वीं शताब्दी में, तो राजा राजा राममोहन राय ने इसके खिलाफ एक कानून बनाया था 1829 में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के। लेकिन इसमें मुगल किंग की बात की जा रही है और क्या पूछा गया, ट्राइड टू स्टॉप, जो उसने प्रयास किया रोकने का। तो ये जो प्रयास किया गया था ये अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, कई जगह पर जो लोग आंसर बता रहे औरंगजेब, तो औरंगजेब ने तो पूरी तरीके से बैन कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। उस समय आपको मालूम है कि नए मंदिर नहीं बनाए जाएंगे, जो नवरोज फेस्टिवल होगा उस पर बैन लगा दिया था, तुलादान पर बैन लगा दिया था, ठीक है, प्रथा पर बैन लगा दिया था। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ट्राइड टू स्टॉप, तो ट्राइड टू स्टॉप और कंप्लीटली बैन दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर अकबर को सही जाएगा क्योंकि अकबर ने, आपको याद हो, जजिया कर को भी खत्म कर दिया था उसने। अच्छा, दूसरा उसने यहाँ पर सती प्रथा को भी बंद करने का प्रयास किया। ठीक है, और जो चाइल्ड मैरिज होती थी उसको भी डिस्करेज करने का प्रयास किया कि लड़कियों की उम्र होने के बाद ही उनकी शादी की जाए। और यहाँ पर जो पिलग्रिमेज टैक्स था, पिलग्रिमेज मतलब जो धार्मिक यात्राओं पे कर लगता था, तो उसको भी उसने बंद करने का काम किया। तो ये अकबर के इनिशियल रिफॉर्म में से एक था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बोलता कि पूर्णतः प्रतिबंध किया तो आंसर औरंगजेब जाता, प्रयास किया तो अकबर का आंसर टिक करेंगे। ठीक है, अब ये जो फेस्टिवल पूछा गया है ये बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है और आपको मालूम हो कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक गया था। तो जलालीकट्टू इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन फेस्टिवल। तो आपको मालूम है कि ये पोंगल से जुड़ा हुआ है क्योंकि जो पोंगल है ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है। ठीक है, सो यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन बी। ओनम की बात करो तो आप सभी जानते हो कि ओनम कहाँ का है, ये आपका केरल का है। बिहू की बात करने जाओ तो आसाम का है। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं हॉर्नबिल, तो ये आपका कहाँ का है, नागालैंड का। ठीक है गाइज, कमेंट सेक्शन सभी के लिए ओपन है, तो आपने अपना फीडबैक जरूर देना है कि आपकी ने कितने अटेंड किए हुए हैं। और अगर आपने बेहतर अटेंड किया हुआ है, मतलब हर एक सेक्शन में अराउंड मोर देन 50% एक्यूरेसी के साथ किया हुआ है, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। एसएसबी के लिए डेफिनेटली कॉल आएगा। और जिनका नहीं हो पाया है सो दोबारा वैकेंसी फिर आएगी, लगे रहिए, डटे रहिए और जब तक सफलता ना मिल जाए मेहनत करते रहिए। ठीक है, अब ये बुक पूछी गई है द व्हाइट टाइगर। सो बहुत ही पॉपुलर बुक है, आप सभी को मालूम है कि इस पर एक मूवी भी बनी थी, राजकुमार राव उसमें हीरो थे। और ये लिखी गई है किसके द्वारा, अरविंद अडिगा के द्वारा। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फार्मर्स डे। तो देखिए ये क्वेश्चन तो बनता ही था क्योंकि इस समय अभी जो नए आपके लॉ आई हैं 3, जिसको लेकर के फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर बिल को लेकर के। तो फार्मर से रिलेटेड पूछा जाना था, तो जो राइट आंसर है इसका याद रखिएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, 23 दिसंबर, जिसको हम लोग फार्मर्स यानी कि किसान दिवस के तौर पर मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, देखिए अनरिटेन पूछा गया है, अनरिटेन। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अगर विश्व का ये पहला रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन पूछता है कि विश्व का सबसे पुराना और लिखित संविधान कौन सा है, तो यूएसए, क्योंकि हमने यूएसए से ही इंडिया ने बोरो किया है, हमारा संविधान भी विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, लेकिन अनरिटन की बात करने जाए तो याद रखिएगा यूके इज द राइट आंसर, क्योंकि यूके में पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम बॉडी है, जो पार्लियामेंट बोलेगी वही माना जाएगा। हमारे देश में कैसा है कि जो है पार्लियामेंट भी पावरफुल है, ये याद रखिएगा, लेकिन एक्चुअली में पार्लियामेंट में सदस्यों को भेजा किसके द्वारा है, जनता के द्वारा। तो ट्रू डेमोक्रेसी है और पब्लिक यहाँ पर सुप्रीम है, इसलिए बोला जाता है कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा सरकार। ठीक है, सो ऑप्शन इसका जो करेक्ट है बी इज करेक्ट आंसर। अब सुपरनोवा, सो आप सभी जानते हैं कि सुपरनोवा क्या है, तो एक एक्सप्लोडिंग स्टार है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एस्टेरॉइड सभी आप जानते हैं कि ये स्मॉल प्लानिटरी बॉडी होते हैं जो मंगल और किसके बीच में पाए जाते हैं, जुपिटर प्लानिट के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है,
कॉमेट्स आप सभी जानते हैं कि सूर्य के निर्माण होने के बाद जो रिमेनिंग चीजें बची, लेफ्ट ओवर बची, वो आपके कॉमेट्स होते हैं, धूमकेतु। तो ये फ्रोजन गैसेस से बने होते हैं और ये सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं, ठीक है। एंड दे एलिप्टिकल ऑर्बिट में सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं और इनको जो पूंछ होती है हमेशा सूर्य से दूर की ओर होती है, ठीक है। सो उसका जो राइट आंसर था, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। इसमें काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन था। देखिए, अगर इसमें कॉर्बेट को टिक करते हम लोग, तो कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ठीक है। कॉर्बेट जो है आपका सबसे पुराना नेशनल पार्क है। यहाँ पर किसकी बात की गई है? टाइगर रिजर्व। तो स्पेसिफाई किया गया है, और जब स्पेसिफाई की हम लोग बात करने जाएं तो इसका जो राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है सहारा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द अफ्रीका। अब देखो, सहारा को लेकर के, तो भाई साहब सहारा को लेकर के आपने मैप मैप बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका कौन सा? केप ऑफ गुड होप, जहां से वास्को डी गामा होते हुए भारत की ओर आया था। अब अगर आप इसमें देखोगे तो ये वाला जो भाग है, यहाँ पर आपका क्या पाया जाता है? सहारा डिजर्ट, सहारा। और यहाँ पर कौन सा है? कलहारी, ठीक है, कलहारी। तो सहारा पूछा गया है। अब आप आसानी से बता सकते हो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो काफी बच्चे इसमें गलती इसलिए कर गए, नॉर्दर्न लिख दिया है, लेकिन सॉरी, यहाँ पे क्या लिख दिया? वेस्टर्न लिख दिया है। लेकिन वेस्टर्न में पूरा ना होकर के एक्चुअली में किस में भी है? नॉर्दर्न का भी भाग है। तो जो ज्यादातर एरिया है वो किस में है? नॉर्दर्न में है। सो इसका जो राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन बी नहीं होगा। चलिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम लोग बात करने जाएं, तो इसमें सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पूछा गया है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आप जानते होंगे कि 3 सेक्टर्स होते हैं। 3 कौन कौन से सेक्टर होते हैं? तो एक होता है आपका प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, और तीसरा होता है टर्सरी। तो जो कुछ भी हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है वो प्राइमरी का पार्ट है। जहां पर आपने मैन्युफैक्चरिंग किया, प्रोसेस किया, सेकेंडरी का पार्ट है। और जो भी आपकी सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, होटल है, मैनेजमेंट है, वो सब टर्सरी में आता है। तो बैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो टर्सरी का पार्ट है। शुगर इंडस्ट्री किसका पार्ट है? सेकेंडरी का। सेकेंडरी का किस लिए? क्योंकि सबसे पहले आपको शुगर केन का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, गन्ने का। उसके बाद आप इंडस्ट्री में ले जाकर के शुगर इंडस्ट्री सेटअप करोगे, ठीक है। तो इसका जो पार्ट है वो सेकेंडरी का। ट्रांसपोर्टेशन जो है ये टर्सरी में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बचा वो कौन सा है? आपका डेयरी। तो याद रखिएगा कि जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप कॉटन प्रोडक्शन की बात करने जाओ या फिर आप डेयरी की बात करने जाओ, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जी की वैल्यू होती है, ठीक है, ये पूछा गया है कि पोल्स पर कैसी होती। तो इसके लिए आपको वो क्लियर होगा जब आपने 9, 10th, 11th, 12th में फिजिक्स पढ़ी होगी, कि जब हम ये इक्वेटर वाला पार्ट देखते हैं तो आप देखते हैं कि पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है। तो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, ये जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है, जी इक्वल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आप देखते हैं कि जैसे ही रेडियस मतलब जब कम होती है तो जी बढ़ जाता है, और जब रेडियस ज्यादा होती है तो जी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब आप पोल्स पर जाएंगे तो आपको रेडियस कम देखने को मिलेगी, और जब रेडियस कम होती है तो जो जी का वैल्यू होता है वो कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ओजोन लेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। सो ओजोन लेयर तो देखो क्वेश्चन बनता ही बनता है। O3 के बारे में आप जानते हैं, जो कहाँ पे पाया जाता है? एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर में जो हमारे पास लेयर है, 5 लेयर हैं, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, थर्मो और एक्सोस्फेयर। तो इसमें जो 90% इसका भाग होता है, 3 mm इसकी मोटाई होती है, 3 mm की मोटाई होती है ओजोन की। तो ये आपको किस में होता है? स्ट्रेटो, जिसको हम लोग समताप मंडल बोलते हैं। और 10% जिसकी वैल्यू होती है वो किस में होता है? ट्रोपोस्फेयर वाले सेक्शन में होती है, ठीक है। तो ये जो हमारा ओजोन होता है, ये अल्ट्रावायलेट सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें होती हैं, इनको अवशोषित करने का काम करता है। पृथ्वी की सतह पर एक एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। और सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को ये प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अब इसमें डिप्लेशन हो रहा है, और डिप्लेशन किसकी वजह से हो रहा है? इसका जो क्षरण है वो CFC जरूर पढ़ के जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, जो कि रेफ्रिजरेटर, एसी और एरोसेल से जाकर के लिबरेट होता है या लीक होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, विच फॉरेन कंट्रीज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड, ठीक है। देखो, यहाँ पे भी काफी सारे बच्चों के डाउट है। तो मन की आंखों से आपने एक मैप बनाना पड़ेगा। अब जब आप यहाँ पर अंडमान को इस तरीके से आप यहाँ पर ड्रॉप करते हुए देखते हैं कि ये जो अंडमान है हमारा, ये कहाँ पर पड़ता है? देखो, अगर हम लोग इसकी बात करें तो एक है अंडमान और एक है निकोबार।
तो यहाँ पर निकोबार की तो बात की नहीं गई है, किसकी बात की गई, अंडमान भर की बात की गई। अगर आप निकोबार को देखेंगे तो आप इंडोनेशिया को टिक करेंगे, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बात किसकी कर रहा है, अंडमान की ही बात कर रहा है, तो राइट आंसर किसको टिक करना पड़ेगा, म्यांमार को, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि जो अंडमान है और निकोबार है, दोनों के बीच में जो लाइन है 10 डिग्री चैनल है, डंकन पास पड़ता है। यहाँ पर भारत का अकेला और इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है जिसका नाम है बैरन आइलैंड, ठीक है, बैरन आइलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फिस्कल पॉलिसी किससे जुड़ी हुई है, तो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी सभी को मालूम होना चाहिए कि ये किससे जुड़ी हुई है, पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर से। तो अगर आपने बजट पढ़ा हुआ है, फिस्कल डेफिसिट पढ़ा हुआ है, तो इसका जो आंसर है बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर फिर 25 फिर से बहुत आसान था, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी इम्प्लाइज, तो ये किस पे लागू होती है, फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रूपी टू अदर करेंसीज एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सर्मन, तो पूछा गया है कि बुद्धा ने अपना पहला उपदेश कब दिया था, ठीक है। तो अब देखिए बुद्धा की लाइफ से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फेजेस है, कि उनका जन्म कब हुआ, ठीक है, उन्होंने घर कब छोड़ा, कितने साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने कहाँ पर पहला उपदेश दिया, उनकी डेथ कहाँ पर हुई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो जन्म है आप सभी को मालूम है कि कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, और कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी, कुशीनगर या कुशीनारा। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, ठीक है, जहां पर सुजाता नाम की महिला ने इनको पहली बार खाना दिया था। सारनाथ में इन्होंने सबसे पहला, याद रखिएगा, अपना उपदेश दिया, तो जहां पर सारनाथ पिलर भी स्थित है, और उसी सारनाथ पिलर को हमारे देश का नेशनल एम्ब्लम बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी एच का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इन द वर्ल्ड हुज फ्लैग इज नॉट स्क्वायर और रेक्टेंगल, तो ऐसा जो देश है वो कौन सा है, आपका नेपाल है। क्योंकि नेपाल का झंडा देखोगे तो कुछ इस तरह का इसका जो झंडा है रहता है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, तो ना तो रेक्टेंगुलर है और ना ही पूरी तरीके से स्क्वायर है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रैंड स्लैम टाइटल इज ऑल्सो नोन एज द रोलैंड ग्रॉच, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा इट इज एसोसिएटेड विद द फ्रेंच ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसको लेकर के भी काफी विवाद है, मतलब डिस्प्यूट है, लोग परेशान है कि ऑप्शन बी होगा। कुछ लोगों ने देखो यहाँ पे जो टिक किया है, सॉरी डी को टिक किया और ए को टिक किया। तो सुचिता कृपलानी, तो यहाँ पे अगर मैं बात करने जाऊँ तो पहली महिला सीएम है, ठीक है। पहली महिला जो आपकी थी राज्यपाल, वो सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो सरोजिनी नायडू पहली महिला देश की राज्यपाल भी है, यूपी की बनाई गई थी। और सरोजिनी नायडू को जो आईएनसी का हेड बनाया गया था 1925 में बनाया गया था, और 25 से पहले 1917 में किसको बना दिया गया था, एनी बेसेंट को, जब आप इन्होंने एक आंदोलन था जिसका नाम था होम रूल लीग मूवमेंट, जो कि मद्रास से चला रही थी ये, और कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया करके मैगजीन पेपर भी लिखे थे। अगर आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछी जाती है तो एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछी जाती है तो आप किसको टिक करेंगे, याद रखिएगा सरोजिनी नायडू को। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, और प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष तो मालूम ही होगा जॉर्ज यूले। और प्रथम अध्यक्ष जो आईएनसी के थे वो 1885 में जब पहली बैठक हुई बॉम्बे में, तो उस समय जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे ब्योमकेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्लिप्सिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि सोलर इक्लिप्स कब होता है। सो सोलर इक्लिप्स बहुत ही आसान है, जब आपका चंद्रमा किसके बीच में आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तो सोलर इक्लिप्सिस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वो कौन सा क्रिकेटर है जिसने हैट्रिक लगाई हुई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे भी बड़ी मुश्किल में याद हुआ, मुझे तो बस पाजी का नाम याद था कि पाजी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हैट्रिक ली हुई थी लगातार 3 गेंदों में। और जब इन्होंने हैट्रिक ली थी तो क्रिकेट फील्ड पर इन्होंने भंगड़ा पा दिया था, ठीक है। सो पाजी का नाम बिल्कुल याद था मुझे, और मैंने इस क्वेश्चन में सच में रिस्क लिया था, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। अब पूछा गया है कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को चढ़ने वाली महिला का नाम क्या है, ठीक है। तो जुंको तभी, अगर वर्ल्ड वाइड पूछा जाए। इंडिया का पूछा गया था बछेंद्री पाल, तो ये थोड़ा सा मैं बोलूंगा रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगभग इसी तरीके से पूछा गया था इससे पहले, लेकिन उसमें बछेंद्री पाल दिया गया था, इंडिया का पूछा गया था, यहाँ पे वर्ल्ड का पूछा गया है। और माउंट एवरेस्ट जो इसकी नई हाइट जरूर याद रखेगा, तो इसकी जो नई हाइट है 8,848.86 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज वेरिएशंस इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द प्रोगेनी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा होल्ड करने की जरूरत है।
क्योंकि कुछ लोग इसमें ऑप्शन सी को सही बता रहे हैं और कुछ लोग ऑप्शन डी को बता रहे हैं, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा इसका इंतजार करना पड़ेगा। तो दो क्वेश्चन ऐसे हैं, एक यूट्रोफिकेशन वाला पॉइंट और दूसरा ये आपका कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि सॉक्स ऑब्जर्वर आर यूजुअली मेड अप ऑफ स्टील। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं कि थोड़ा सा डाउटेबल है, तो उसका जरूर बताइएगा कि आपने आंसर कौन सा टिक किया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। हैज हाइयर इलास्टिसिटी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है सॉरी। तो बायोडिग्रेडेबल की अगर मैं बात करने जाऊं तो कौन सा होगा, वोलन होगा, ठीक है। क्योंकि बाकी सभी तो आप जानते हैं कि नेचुरली प्रोड्यूस नहीं है, आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाते हैं, तो इतनी जल्दी बायोडिग्रेडेबल नहीं होंगे। और जो वोल है पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल। अगला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वैसे तो देखा जाए तो जो सिंथेसिस है इसके सभी प्रोडक्ट है, ऑल द प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन पूछा गया स्टेबल और पहला, तो स्टेबल और पहले में बात करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नारायण कार्तिकेयन। सो मुझे नहीं लगता कि किसी को ना बना हो, बहुत ही आसान था। अगर आपने लुइस हैमिल्टन का नाम सुना है, सेबास्टियन वेटल का नाम सुना है, तो नारायण कार्तिकन का आपने जरूर नाम सुना होगा। और इसका जो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, फार्मूला 1 कार रेसिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड, ठीक है। तो जब हम किसी भी डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में इसको अरेंज करते हैं तो इस एक्टिविटी को हम लोग क्या नेम देते हैं, याद रखिएगा सॉर्टिंग इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था। तो नोबेल प्राइज तो जानते हैं कि विश्व का सबसे और सम्मानीय प्राइज है, ठीक है। विश्व का सबसे सम्मानीय प्राइज है जिसकी शुरुआत आपकी 1909 से 1901 से हुई थी नोबेल प्राइज की। और ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। शुरू में इकोनॉमी का फील्ड शामिल नहीं था, 1969 में इकोनॉमी का फील्ड जोड़ा गया। हमारे देश में सबसे पहले दिया गया था किसको, तो याद रखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी किताब गीतांजलि के लिए द्वारा दिया गया था। तो किसको नहीं मिला है अभी तक, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो एच जी खुराना, कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा, इन सभी को मिल चुका है। जवाहरलाल नेहरू को नहीं मिला है और अभी फिलहाल जिस उम्मीद भी नहीं हम लोग कर सकते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40। अब इसमें जो बच्चे थोड़ी देखो बी और सी तो डी तो आपने इजीली इसमें इनकरेक्ट कर दिए, इसमें सी और ए में बच्चों को लेकर के कंफ्यूजन था। तो इसमें जो राइट आंसर है याद रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये जो आपका जिप्सम होता है ये चूने के जमने के टाइम को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अब अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा, 41 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डज नॉट एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। तो इसका जो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसका स्किन नहीं होगा, ठीक है। सो इसका लीवर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सही तरीके से सुमेलित नहीं है। तो वार्सो पोलैंड, कराची पाकिस्तान है, डबलिन आयरलैंड है। रोटरडैम जो पूछा गया है, रोटरडैम याद रखिएगा ये आपका कहाँ की है, तो ये याद रखिएगा इट इज फ्रॉम नीदरलैंड, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये नीदरलैंड का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। और यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा गया कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन डेटिंग इज यूज्ड। कार्बन डेटिंग के बारे में पूछा गया है। तो इसमें भी थोड़ा सा घमासान है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो अगर मैं बात करने जाऊं तो ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं स्लाइड में, वैसे तो सभी का इस्तेमाल कार्बन डेटिंग करने के लिए मतलब किया जाता है C14 का। तो इसमें ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। लेकिन ट्री की अगर मैं बात करने जाऊं तो कभी कभी हम लोग जब ट्री की एज काउंट कर रहे होते हैं तो उसके सेंटर में कितने छल्ले हैं ये भी हम लोग काउंट करके कर लेते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो मेन आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन ने अपना जो 100वां शतक है ये किस स्टेडियम में बनाया था। तो इसका याद रखिएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज शेर ए बंगला। तो शेर ए बंगला में सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर ने अपना 100 सेंचुरी कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच केव इज नेटवर्क ऑफ स्कल्पचर केव लोकेटेड इन मुंबई हार्बर। तो निम्न में से किसके द्वारा बनाया गया था, तो एलिफेंट। देखो जब आप अजंता एलोरा को पढ़ते हो तो केव सिटी के बारे में बात करते हो, लेकिन वो हार्बर समुद्र के अंदर लोकेटेड नहीं है। खजुराहो तो लैंड लॉक्ड है, तो किसी भी तरीके से पॉसिबल ही नहीं है, जो कि चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था, नन्नुक के द्वारा, धंग के द्वारा। एलिफेंटा की बात करने जाए तो आपके मुंबई में लोकेटेड है और ये बनवाया गया था किसके द्वारा, तो याद रखिएगा इट वॉज बिल्ट बाई द राष्ट्रकूटास, ठीक है। तो राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा बनवाया गया था इसको। अगला क्वेश्चन पूछा गया INS विक्रमादित्य कि हमने
निम्न में से किस कंट्री से परचेज किया हुआ है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको जो हमने परचेज किया था आपके रसिया से, ठीक है। तो अभी S4 मिसाइल भी वहां से ले रहे हैं हम लोग, S-400। और दूसरे ये याद रखिएगा कि INS जो विक्रमादित्य ये भी रसिया से ही इम्पोर्ट किया गया था, ठीक है। अगला एक एब्रीविएशन पूछा गया है CBS का फुल फॉर्म। तो CBS का फुल फॉर्म याद रखिएगा कि CBS का फुल फॉर्म क्या है। इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज अ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर याद रखिएगा कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि द ऑफिस ऑफ लेखपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 49 सेकंड लास्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हु इज द फर्स्ट एयर चीफ टू रिसीव द ऑनर ऑफ मार्शल। तो कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनको सबसे पहले सम्मान दिया गया, और ये सिर्फ सम्मान किसको दिया गया था, अर्जुन सिंह को, ऑप्शन ए, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, मालाबार इज अ नवल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन। तो मालाबार कहाँ पे पड़ता है, ये जो नेपाल वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA, ये तीनों आपके एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मालाबार एक्सरसाइज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो गाइज ये था आज का हमारा सेशन, एनालिसिस सेशन। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया और आपका पेपर कैसा गया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हिट आइकन, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और मैं ये बोलूँगा कि जितने भी लोगों ने अच्छे से मन लगा करके पेपर दिया है उन सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। सो डेफिनेटली आप सभी को SSB का कॉल आएगा, सो तैयारी में ज़रूर बने रहें, ठीक है। अब टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, और जिनका अच्छा नहीं हुआ है वो लोग अगले एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।